हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आया हूं जिसको पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज आज पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उन 35 क्वेश्चन में से और बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो सिंधु घाटी बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहां से व्यापार होता था, तो नदी किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा शहर किस नदी किनारे स्थित था? तो लूनी नदी ने। तो धोलावीरा शहर किस नदी किनारे स्थित था? तो लूनी नदी। और धोलावीरा शहर क्या है? तो हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। तो एकमात्र ऐसा स्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था, वो तो एकमात्र क्या था? धौलावीरा। बाकी जितने भी थे कालीमंगा, लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, सुरकोटदा, जितने भी सभ्यताएं थी सारे 2 भागों में विभाजित था। ये 3 भाग क्या है? तो नगर 3 भागों में विभाजित था और बाकी सब जितने भी सभ्यताएं थी वो 2 भागों में विभाजित था। इसलिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो वो है सुरकोटदा। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने होते थे? तो पक्की ईंटों के बने होते थे। पहले बात ईंट के बने होते थे और वो पक्की ईंट होते थे। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा में क्या मिला था? तो काले रंग की चूड़ियां मिली थी। नेक्स्ट है कपास उगाने वाले सबसे पहले किस सभ्यता के थे? तो कपास उगाने वाले सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे और सिंधु घाटी सभ्यता के पीरियड में ही कपास का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हुए? तो पतंजलि हुए। पतंजलि से आपको पता है पतंजलि क्या है? बाबा रामदेव। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, उनके सारे प्रोडक्ट पतंजलि के नाम पे आते हैं। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? तो गंधर्व वेद संगीत से संबंधित है। और किस वेद से संगीत से संबंधित है आपको पता होना चाहिए। पहला वेद है ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद अथर्ववेद। जो सामवेद है तो सामवेद में संगीत का क्या है? वर्णन है। सामवेद में क्या है? तो सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 जो स्वर है उसी में वर्णन है। किस में? किस वेद में? तो सामवेद में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। नेक्स्ट देखते हैं किस वेद में राज्याभिषेक का वर्णन है? वो ऋग्वेद में है। तो किस वेद में राज्याभिषेक का वर्णन है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में शामिल है? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियां कितनी हुई? तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई। 4 बौद्ध संगीतियां कहां पे हुई? तो पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई। यह है कहां? बिहार में है। दूसरा बौद्ध संगीति ये हुई वैशाली में, ये भी बिहार में है। तीसरा बौद्ध संगीति ये कहां पे हुई? पाटलिपुत्र में, ये भी बिहार में है। चौथा बौद्ध संगीति ये कहां हुई? तो ये हुई कुंडलवन कश्मीर में। तो 3 बिहार में हुआ और 1 कश्मीर में हुआ। तो वही 4 बौद्ध संगीति हुई। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और गौतम बुद्ध पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे, भगवान गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के उपदेशों को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
किसमें कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में। तो बुद्ध के उपदेशों को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। और सांची है कहाँ? तो एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ है? तो औरंगाबाद जिले में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। नेक्स्ट है स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो वो है मृत्यु। किस संप्रदाय के जैन नग्न रहते थे? वो दिगंबर। आपको पता है जैन के दो संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई? तो भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। अब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई? निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। इन्हें किस वृक्ष के? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम लोग इधर देखते हैं क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। और मगध पर हर्यक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो शिशु नागवंश की स्थापना हुई। और शिशु नागवंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो नंद वंश की स्थापना हुई। तो पहला हर्यक वंश, इसके बाद शिशु नागवंश, इसके बाद नंद वंश। नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? वो था घनानंद। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया, भारत के पश्चिमी इलाकों से घुस के भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय मगध का राजा कौन था? तो वो था घनानंद। नेक्स्ट है पहले भारतीय राजा जिसने अस्थाई सेना रखी थी, वो कौन था? वो बिंबिसार था। और बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है जीवक किसका दरबारी चिकित्सक था? मतलब किसका फैमिली डॉक्टर था? तो वो था बिंबिसार का जीवक। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से बन सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन हुए उसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन हुए? बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? महान सम्राट अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र महान अशोक सम्राट। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री की शादी किससे हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का क्या था? दामाद था। ठीक है, तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर किसके दरबार में रहने के लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए। और मेगास्थनीज किस पुस्तक की रचना की? तो इंडिका पुस्तक की रचना की। और वही पुस्तक में मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात की उपाधि मिली थी? तो मौर्य वंश के शासक था बिंदुसार। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है अशोक के मुख्य स्तंभ के अभिलेख कहां नहीं मिले? कहां नहीं मिले? तो लुम्बिनी में नहीं मिले। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। और अभी वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। तो मौर्य वंश के किस अशोक के मुख्य स्तंभ के अभिलेख कहां नहीं मिले? लुम्बिनी में नहीं मिले। आगे देखते हैं मौर्य वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन हुआ? तो शुंग वंश का शासन हुआ। इलाहाबाद प्रशस्ति शिलालेख किस शासक से संबंधित है? वो है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था। मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन था? शुंग वंश का शासन था। और गुप्त यहां पे मौर्य वंश से पहले कौन था? तो मौर्य वंश से पहले
हर्यक वंश था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति शिलालेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। देखें स्कंदगुप्त शिलालेख का नाम क्या है? अब ये शिलालेख क्या होता है? तो शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब पत्थर, पत्थरों पर लेख लिखने को हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो इलाहाबाद प्रशस्ति शिलालेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखे। स्कंदगुप्त के शिलालेख का नाम क्या है? तो भीतरी स्तंभ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया कि भीतरी स्तंभ किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त किस वंश के शासक है? तो गुप्त वंश के शासक है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको पता होना चाहिए 4 चीनी यात्री भारत आए थे। तो पहला था फाहियान, दूसरा संयुगन, तीसरा हेनसांग और चौथा इत्सिंग। तो वही पहले कौन है? फाहियान। तो फाहियान किसके शासन काल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। नेक्स्ट है किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये 9 रत्न का मतलब क्या है? तो ये 9 रत्न का मतलब है कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। ये 9 रत्न उसके दरबार में रहते थे। रत्न मतलब आभूषण मत समझ लेना, रत्न मतलब कालिदास हो गए, वराहमिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए। तो 9 साहित्यकार थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो प्राचीन इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारे जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सुदृढ़ हो गई, सैनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, मुद्राएं का प्रचलन हुआ, स्वर्ण मुद्राएं चली, रजत चांदी की मुद्राएं चली। तो बहुत सारे कारणों से इन्हें इस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, मतलब उसके टाइम पीरियड में बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ, उसी में से दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ। और ये दशावतार मंदिर है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, गुप्त वंश ने करवाया। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वो था हरिसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। तोलकापियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो तोलकापियम पुस्तक तोलकापियर द्वारा लिखी गई। तोलकापियम, तोलकापियर। तो तोलकापियर द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई? तोलकापियम। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में आया? हम लोग देखे थे फाहियान किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हेनसांग तो हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। क्या है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट था। और बाण भट्ट ने किस पुस्तक की रचना की? हर्षचरित। नेक्स्ट देखते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। और यह कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक है? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक? राष्ट्रकूट वंश का शासक। नेक्स्ट है किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया? तो किसने कटाया? ये बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष को कहते हैं, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो उस वृक्ष को किसने कटवा दिया? शशांक ने। और शशांक कौन था? तो बंगाल के पाल वंश का शासक था शशांक। और उस समय ये क्या कहते थे? तो गौड़ नरेश शशांक कहलाते थे। जिस समय ये बंगाल में शासन करते थे उस समय गौड़ नरेश शशांक कहलाते थे। यही शशांक ने पीपल वृक्ष को या बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोध गया में है पीपल वृक्ष, आप कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया एंसेंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर
पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।